जय हिंद दोस्तों। प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज। ये जो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज है वह आपके आने वाले आगामी सभी उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खासकर वे परीक्षाएं जो यूपी पीसीएस द्वारा या यूपी के लोअर पीसीएस द्वारा, यूपी ट्रिपल एससी जिसे बोलते हैं, उसके द्वारा जो आयोजित होने वाली परीक्षाएं हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी आयोग के द्वारा होने वाली परीक्षाएं लाइक आरओ का जो एग्ज़ाम है या फिर पीसीएस का एग्ज़ाम है और उसके बाद जो अन्य परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इस सीरीज़ को देखिएगा और इसमें आपको सारे फैक्ट्स उत्तर प्रदेश से रिलेटेड लेक्चर वाइज, चैप्टर वाइज कराए जाएंगे, जिससे कि आप एग्ज़ाम में इजीली जो क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्पेशल के आए उनको आप सॉल्व करते चल जाए। तो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज में आज हम सबसे पहले देखेंगे उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय के बारे में। देखिए, उत्तर प्रदेश भारत का हृदय स्थल है जो कि भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। आपने देख ही रखा है कि जो ये हमारा प्यारा भारत है उसके नॉर्दर्न पार्ट में जो उत्तर प्रदेश पड़ता है। उत्तर प्रदेश केवल एक राज्य नहीं है बल्कि भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक आत्मा का प्रतीक है। इसकी विविधता और विशालता इसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक बनाती है और इसका विस्तृत परिचय भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक इन सभी पहलुओं को हम आगे देखते हैं। तो देखिए, ये है हमारा उत्तर प्रदेश का नक्शा और उत्तर प्रदेश चारों साइड से, एक साइड से इसके पास इंटरनेशनल बॉर्डर है, नेपाल की सीमा लगती है। बाकी इधर उत्तराखंड, हरियाणा, ऊपर ये हिमाचल प्रदेश है, एचपी है आपका, इधर राजस्थान, ये दिल्ली है, इधर ये एमपी, इधर बिहार, यहाँ छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर प्रदेश अवस्थित है। इसके बारे में हम आगे और डिटेल में देखते हैं, ये सिर्फ आपको एक बार दिखाने के लिए था। आगे देखते हैं जो उत्तर प्रदेश का स्थापना एवं भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो ये जो महत्वपूर्ण फैक्ट है इसको याद रखिएगा कि 1 अप्रैल 1937 को यूनाइटेड प्रोविंस के रूप में उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी, जिसे 24 जनवरी को 1950 को उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। तो पहले भी यूपी था इंग्लिश में, बाद में भी यूपी ही रहा, लेकिन पहले क्या था, यूनाइटेड प्रोविंस था, जो कि बदल के क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए, अब देख लेते हैं इसकी जो स्थापना हुई है। अलग अलग समय में उत्तर प्रदेश का अलग अलग नाम से जाना जाता था। तो किन किन नामों में जाना जाता था, क्योंकि ये मैच करने के लिए आता है आपका ईयर वाइज पेपर में कई बार, तो इसलिए महत्वपूर्ण। देखिएगा, 1836 में क्या था कि इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत या NWP के नाम से जाना जाता था, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के नाम से, NWP। उसके बाद 1877 में इसमें अवध को शामिल किया गया और इसका नाम बदल क्या कर दिया गया, उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध। ठीक, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर इसका नाम 1877 में बदल के रख दिया गया था। उसके बाद 1902 में इसका नाम बदल के आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया गया, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध रख दिया गया है। इसके बाद 1937 में इसका नाम छोटा करके क्या कर दिया गया, यूनाइटेड प्रोविंस कर दिया गया, जो कि शॉर्ट में हो गया क्या, तभी से यूपी स्टार्ट हुआ है नाम है इसका। कब से, 1937 से। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के लागू होने के बाद संयुक्त प्रांत का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश कर दिया गया और तब से लेकर अब तक आधिकारिक तौर पे यही नाम है उसका, उत्तर प्रदेश। और 2017 में हर साल से 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि राज्य के इतिहास और संस्कृति को याद किया जा सके। तो दोस्तों, ये तो था उत्तर प्रदेश के जो नाम था, नाम का हिस्ट्री, कि पहले से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश के क्या क्या नाम रहे हैं, क्या क्या कब कब बदलाव आया। ये ईयर महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको बोल्ड लेटर्स में रखा गया है, आप उसको याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूपी डे किस दिन मनाते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं 24 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया था। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं इसकी राजधानी के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी हो क्या है, लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी का भी एक इतिहास रहा है कि कई सारी राजधानियाँ बदलती रही। देखिए, 1836 से 58 के मध्य कौन राजधानी थी, आगरा हुआ करता था। जब 1836 में इस क्षेत्र को किस नाम से जानते थे, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के नाम से जानते थे, तब आगरा इसकी राजधानी थी। और यह शहर मुगलों के समय से ही काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण केंद्र रहा,
क्योंकि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि आगरा एक कई सारे मुग़ल बादशाहों की कैपिटल थी, तो तब से ही आगरा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करता था। उसके बाद अगली राजधानी कौन बनी? अगली राजधानी बनी प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद के नाम से जानी जाती है। कब? 1858 से लेकर 1921। 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में राजधानी को आगरा से प्रयागराज, तब के इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया था। प्रयागराज ब्रिटिश प्रशासन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया और यहाँ उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना भी हुई थी। और आज के टाइम पे भी जो प्रयागराज है, इलाहाबाद है, इसको यूपी का क्या बोलते हैं? न्यायिक कैपिटल बोलते हैं, जुडिशियल कैपिटल बोलते हैं, ठीक, न्यायिक राजधानी। उसके बाद लखनऊ कब से बना? लखनऊ 1921 से बना, ठीक है, आंशिक रूप से, और 1935 में स्थायी रूप से। 1921 में लखनऊ को आंशिक रूप से राजधानी बनाया गया और अंततः 1935 में से संयुक्त प्रांत, बाद में जो उत्तर प्रदेश बने, संयुक्त प्रांत कब हुआ था? 1937 में जब हुआ। और उसके बाद आपका जब यूपी बन गया 1950 से, तब से भी क्या होगा कि लखनऊ आधिकारिक तौर से उत्तर प्रदेश की राजधानी रही। तो ये तो था हमारा जो उत्तर प्रदेश की राजधानियाँ रही हैं उनका क्रम, कि कैसे कैसे अलग अलग राजधानियाँ बनी हैं। सबसे पहले आगरा था, आगरा के बाद फिर से प्रयागराज हुआ, फिर जाके तब आपका लखनऊ हुआ। तो इनका ईयर महत्वपूर्ण है, इसकी डेट महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसके बाद आपको ऊपर बता दी गई थी न्यायिक राजधानी क्या है? प्रयागराज। और यहीं पर क्या है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। अच्छा, एक चीज़ और हो सकता है किसी को डाउट हो, ये होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर डाउट है कि इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का नाम अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है, ये नहीं कि प्रयागराज हाई कोर्ट है। कहीं आपके क्वेश्चन में आ गया ऐसा, लाइक ऑप्शन पेपर सेटर हो सकता है आपको फंसाने के लिए पूछ सकता है कि प्रयागराज हाई कोर्ट, नहीं, प्रयागराज हाई कोर्ट नहीं है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ही नाम है उसका, याद रखिएगा। अच्छा, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है यूपी की? अक्षांश पे 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से लेके 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ तक, और देशांतर पे है 77 डिग्री 3 मिनट पूर्व से लेके 84 डिग्री 39 मिनट पूर्व। तो ये भौगोलिक स्थिति भी कुछ एग्जाम में पूछा जाता है, तो महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो ये क्षेत्रफल है 2,43,286 स्क्वायर किलोमीटर, और भारत में चौथा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अभी हमने ऊपर स्थिति बताई थी कि उत्तर प्रदेश के उत्तर में क्या उत्तराखंड है, नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, दक्षिण में मध्य प्रदेश है, पश्चिम में हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है, और पूर्व में बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़। तो ये सब तो आपको ऊपर ये जो मैप था, इस मैप से हमने दिखा दिया था, क्लियर हो गया था, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, कई बार मान लीजिए ऊपर ऊपर से आ जाता है कि उत्तर प्रदेश जो है, देखिए इसको हम एक दूसरी कलम ले लेते हैं जिससे शायद आपको ईजी रहे। ये देखिए, ये जो है ऊपर वाला एरिया, अगर हम इसको जैसे 4 पार्ट में कर देते हैं, मतलब चारों साइड से देखते हैं कि उत्तर प्रदेश कैसे कैसे है, तो ये वाला जो पोर्शन है आपका इधर ऊपर से, तो ये वाली जो एरिया आ रही है एक तरह से, तो ये क्या है? शिवालिक हिल्स है, ठीक। तो ये ऐसे मान लीजिएगा, ठीक, इधर से तो शिवालिक हिल्स है नॉर्दर्न पार्ट में, ठीक है। जो नीचे वाला है ये देखिए, यही यमुना रिवर बहती आ रही है, तो जो सदर्न पार्ट में क्या है कि यमुना रिवर है। उसके बाद इधर से विंध्या श्रेणी भी है, तो यमुना रिवर और विंध्या श्रेणी, और इस साइड से ये देखिए, ये पूरा बॉर्डर बनाते हुए यमुना रिवर आती है आपकी पश्चिम से, तो यहाँ पश्चिम में भी यमुना रिवर है। और इधर पूरब साइड में क्या है कि यहाँ गंडक नदी है, ठीक है, ये इधर से बॉर्डर बनाती जाती है, इधर से क्या है कि गंडक नदी है। तो एक तरह से कि जो यूपी हो गया आपका, कहीं हम ऊपर यहीं पे छोटा सा लिख लेते हैं कि सपोज दैट ये हमारा यूपी हो गया, तो यूपी को अगर 4 साइड से ऐसे डिवाइड कर दें कि मतलब कैसे कैसे है बटा हुआ, तो आपका जो इधर पे हो जाएगी गंडक नदी, इधर पे हो जाएगी यमुना नदी, इधर नॉर्थ में हो जाएगा आपका शिवालिक, और साउथ में क्या हो जाएगा? यमुना रिवर प्लस जो विंध्या श्रेणी है, विंध्या रेंज, ठीक है ना। महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। स्थापना, भौगोलिक स्थिति देख ली थी, राजधानी देख ली थी। अब हम देखते हैं कि आगे उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना है उसके बारे में। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में टोटल 75 ज़िले हैं और 18 मंडल हैं, जिसमें कमिश्नरेट बोलते हैं। 75 डिस्ट्रिक्ट और 18 मंडल। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा सीट्स हैं कितनी हैं?
80 लोकसभा सीट्स हैं जो भारत में सर्वाधिक हैं, और राज्यसभा सीटें 31। उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक लेजिस्लेचर है, जो विधानमंडल है वो क्या है, द्विसदनात्मक है। एक विधानसभा है जिसको निचला सदन बोलते हैं, उसमें कितने 403 सदस्य जो है निर्वाचित होते हैं, और जो विधान परिषद है जिसको उच्च सदन बोलते हैं उसमें टोटल 100 सदस्य हैं। ये फैक्ट्स महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद यही वास्तविक जो शक्ति होती है किसी राज्य में वह मुख्यमंत्री के पास होती है। ठीक है। प्रशासनिक प्रभाग में बता दिए ऊपर के राज्य को 18 मंडल और 75 जिलों में विभाजित किया गया, और प्रत्येक जिले का नेतृत्व एक जिला मजिस्ट्रेट डीएम करता है, और पुलिस व्यवस्था पुलिस अधीक्षक एसपी द्वारा संभाली जाती है। अब कई डिस्ट्रिक्ट्स में क्या जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको पुलिस कमिश्नरेट बना दिया गया है, तो वहाँ एसपी जगह क्या होते हैं, कमिश्नर, ये याद रखिए। न्यायपालिका में जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है कहाँ, प्रयागराज में स्थित है, एशिया के सबसे बड़े उच्च न्यायालयों में से एक है, और इसकी एक जो बेंच है, बेंच कहाँ है, लखनऊ में। ठीक है। तो इस लखनऊ वाली बेंच का नाम ये नहीं रहेगा कि क्या बोलते हैं लखनऊ हाई कोर्ट, इसका नाम है इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच। ठीक। ऊपर आपको बता दिया गया लोकसभा और राज्यसभा के बारे में कि उत्तर प्रदेश भारतीय संसद का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें 80 लोकसभा सीटें और 31 राज्यसभा सीटें हैं, और इसीलिए उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय राजनीति में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल मिल जाता है। कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में की सबसे बड़ी पार्टी होगी वही केंद्र की सरकार बनाएगी, इसलिए क्योंकि यहाँ सबसे अधिक जो लोकसभा सीट्स हैं इसलिए। इसके बाद आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के जो कुछ राजकीय प्रतीक हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है वह, तो देखिए ये है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, लोगो आपको लगा दिया गया है, देख लीजिए, आपने देखा भी होगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछलियाँ, अवध के मुस्लिम शासकों का प्रतीक, और एक तीर धनुष भगवान राम का प्रतीक दर्शाता है, जो राज्य की गंगा जमुनी तहजीब और ऐतिहासिक विरासत दर्शाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि इसको ये जो चिन्ह कब स्वीकृत किया गया था, तो 1929 में से स्वीकृत किया गया था, और 1929 से ही स्वतंत्रता के पूर्व से ही यह उत्तर प्रदेश का चिन्ह राज्य चिन्ह बना हुआ है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो यह बारहसिंगा स्वयं डियर है। राजकीय पक्षी है सारस क्रेन। राजकीय वृक्ष है आपका अशोक का वृक्ष। राजकीय फूल है ब्राह्मी। राजकीय खेल क्या है, हॉकी। राजकीय नृत्य कथक, विशेष रूप से लखनऊ घराना। राजकीय भाषा क्या है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है हिंदी, 1947 से ही, और एक द्वितीय राजभाषा ऐड की गई थी 1989 में, उर्दू। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय त्यौहार है दीपावली एवं कुंभ मेला है। ठीक। तो ये तो थे उत्तर प्रदेश के प्रमुख राजकीय चिन्ह। इसके बाद हम आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश की सीमाओं के बारे में। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश से कितने राज्यों की सीमाएं टच होती हैं, तो टोटल 9 राज्यों की सीमाएं जो है उत्तर प्रदेश से टच होती हैं। अब 9 पूर्ण राज्य हैं या एक केंद्र शासित प्रदेश में पूछता है, तो 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। जो दिल्ली है हमारी वो केंद्र शासित प्रदेश है, तो आपके 8 राज्य और एक यूटी हो जाएगा। कौन कौन से हैं, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली। अच्छा, ये क्वेश्चन हो सकता है कि कुछ छात्रों के मन में आ रहा होगा, सर ये इतनी ईजी चीज़ आप बता रहे हैं, ऐसा क्यों? तो देखिए, आपने यूपीएससी में भी देखा होगा, और यूपीएससी के पैटर्न को भी आयोग फॉलो करता है। तो अब आयोग आपसे ये सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आप बताइए कि उत्तर प्रदेश की सीमा इससे लगती नहीं है, इससे लगती नहीं है। आपको सिंपल सा क्वेश्चन देगा कि आपको छत्तीसगढ़ के किसी, मान लीजिए रायपुर का नाम दे दिया कि आपको रायपुर से शिमला जाना है, तो आपको मिनिमम ऐसा कौन सा रास्ता, मिनिमम आपको रास्ता चूज करना है जिसमें सबसे कम स्टेट्स आए। तो रायपुर से शिमला जाने में कितने स्टेट्स को आपको क्रॉस करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो अगर आपको नहीं पता होगा एग्जैक्टली कि कौन कौन से सीमाओं से टच होती है, तो आप सोचेंगे हो सकता है कि हम रायपुर छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश जाएँ, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश जाएँ या राजस्थान जाएँ, उसके बाद हम ऊपर जाएँ दिल्ली जाएँ, दिल्ली से तब फिर से हम शिमला के लिए जाएँ आगे हरियाणा होते हुए। या फिर अगर आपको ये पता होगा कि अच्छा नहीं, जो रायपुर तो छत्तीसगढ़ में लगता है और छत्तीसगढ़ की सीमा उत्तर प्रदेश से भी टच होती है, और उत्तर प्रदेश की सीमा हिमाचल प्रदेश से भी टच होती है, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा कि हम सीधे छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश में एंट्री करेंगे और उत्तर प्रदेश से डायरेक्ट हिमाचल प्रदेश में चले जाएंगे, तो हमें सिर्फ बीच में एक ही राज्य पड़ेगा। तो क्वेश्चन ऐसे अब पूछे जाएंगे घुमाकर, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, इसको आप बिल्कुल देख के जाइएगा। अब देखते हैं हम, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ लगती है,
अब देखिए कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। और कौन से जिले और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स पूछता है, तो इसलिए हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी। देखिए नेपाल सबसे पहले देखते हैं, तो नेपाल के साथ 7 जिले लगते हैं, ठीक है। और नेपाल साथ जो बाउंड्री है वो कितनी है, 579 किलोमीटर की। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि कितनी बड़ी उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो इतनी है 579 किलोमीटर की। देखिए जिले कौन कौन से हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। इसके बाद उत्तराखंड से कितने ज़िले लगते हैं, तो उत्तराखंड से भी 7 ज़िले लगते हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। हरियाणा से कितने ज़िले लगते हैं, हरियाणा से 6 ज़िले लगते हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। दिल्ली से कितने लगते हैं, दिल्ली से आपके लगते हैं मुख्यतः 3 ज़िले, कौन कौन से, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर जिसे नोएडा बोलते हैं, वह 3 ज़िले आपके लगते हैं दिल्ली से। राजस्थान से लगते हैं 2, आगरा और मथुरा। मध्य प्रदेश से कितने ज़िले लगते हैं, सबसे अधिक मध्य प्रदेश से लगते हैं 11 ज़िले, आगरा, एटा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। छत्तीसगढ़ से सोनभद्र लगता है 1 ज़िला, और झारखंड से भी 1 ज़िला लगता है, सोनभद्र ही। बिहार से कितने ज़िले लगते हैं, तो बिहार से भी 7 ज़िले लगते हैं, कौन से, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, मऊ, कुशीनगर, महाराजगंज, ये 7 ज़िले लगते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो टोटल 9 राज्य हैं यूटी को मिलाकर और एक नेपाल, इनके साथ कितने ज़िले लगते हैं। तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश के साथ लगते हैं 11 ज़िले, और सबसे कम छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ लगते हैं 1-1 ज़िले, और एक हिमाचल प्रदेश बच गया, हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर लगता है, इससे भी 1 ज़िले लगता है, ठीक है। तो इस सभी बाउंड्री वाले ज़िले हो गए। अब इसको हम एक बार मैप से देख लेते हैं। देखिए ये रहा उत्तराखंड, तो उत्तराखंड से कौन कौन से ज़िले हो जा रहे हैं, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। इसके बाद जो ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, तो इंटरनेशनल बाउंड्री में देख लीजिए, पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है और महाराजगंज है। इनसे नेपाल की सीमा टच होती है। इधर और ऊपर आएंगे हम, अच्छा ऐसे चलते हैं क्लॉकवाइज चलते हैं, तो अगला आ गया हमारा बिहार। बिहार से किसके ज़िले की सीमा लगती है, तो देखिए इधर कुशीनगर लगेगी, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र की भी यहाँ पर सीमा लगेगी। देखिए सोनभद्र महत्वपूर्ण है, सोनभद्र से और किसकी सीमा लगती है, ये झारखंड की भी सीमा लगती है, ठीक है। इधर छत्तीसगढ़ की सीमा भी लगती है और इधर एमपी की सीमा भी लगती है। तो सोनभद्र एक आपको और इम्पोर्टेंट फैक्ट कि सोनभद्र अकेला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, ये जो है ये इंडिया का नहीं, सॉरी यूपी का नहीं, इंडिया का ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 4 राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन से, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, अकेला ऐसा ज़िला है, ठीक है। और उसके बाद एमपी से देखते हैं कौन कौन से ज़िले लगते हैं, तो सोनभद्र बता दिया, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर। ऊपर इधर जालौन, इटावा और आगरा। तो ये टोटल 11 ज़िले लगते हैं मध्य प्रदेश का। इसमें भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि ये जो ललितपुर है ये 3 तरफ से एमपी से ही घिरा हुआ है, तो ये भी फैक्ट महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद राजस्थान से कौन कौन ज़िले लगते हैं, तो सिर्फ 2 ज़िले लगते हैं, कौन कौन से, आगरा और मथुरा। इसके बाद हरियाणा से कौन कौन ज़िले लगते हैं, तो देखिए ऊपर से सहारनपुर, शामली, बागपत, बागपत के बाद आपका इधर नीचे आ जाएगा गौतम बुद्ध नगर, और इधर छोटा सा दिख रहा है ना अलीगढ़, और इधर मथुरा। 6 ज़िले हो गए, डाउट क्लियर, इजी हमें लगता है। और यहाँ राष्ट्रीय राजधानी जो दिल्ली है उससे कौन कौन 3 ज़िले लगते हैं, तो इधर नोएडा, इधर गाजियाबाद और ऊपर बागपत, 3 ज़िले लगते हैं दिल्ली से। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछता है कि हमने देखा टोटल यूटी को मिला के 9 स्टेट्स हैं यूपी से बाउंड्री शेयर करते हैं। इंटरनेशनल बाउंड्री देख ली, नेपाल की कितनी है, 579 किलोमीटर की। इनमें से बाकी की सबसे बड़ी बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, उत्तर प्रदेश, तो एमपी के साथ शेयर करता है, जिसमें 11 ज़िले हैं। महत्वपूर्ण है ये सारे फैक्ट। आई थिंक अब ईजी हो गए होंगे आपको कि अच्छा ठीक है अब आप इजीली बता सकते हैं। अच्छा ऊपर एक हम हिमाचल प्रदेश को भूल गए बताना, ये हिमाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री लगती है सहारनपुर की, ठीक है। तो टोटल ये सारे फैक्ट हो गए। इनके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कोई बचा, देखते हैं। देखिए एक चीज़ तो ये महत्वपूर्ण है कि
ये क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन है, पश्चिमी जिला कौन है। तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, ये तो डाउट नहीं होना चाहिए ना। यहाँ पे है सहारनपुर। आपका कौन सा जिला हो जाएगा, सहारनपुर हो जाएगा सबसे आपका नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद सबसे दक्षिणी जिला कौन सा हो जाएगा, तो सबसे दक्षिणी हो जाएगा, सबसे नीचे देखिए कौन है, सोनभद्र, जो कि 4 राज्यों से सीमा शेयर करता है। सोनभद्र होगा सबसे सदर्न डिस्ट्रिक्ट। सबसे पूर्वी जिला देखिए इधर बलिया निकला हुआ है आगे, तो सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा आपका बलिया। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा हो जाएगा, तो सबसे पश्चिमी जिला जो है ये देखेंगे ऐसे, तो ये है आपका शामली। ये महत्वपूर्ण, ये 4 फैक्ट और इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ याद रखिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये पूछ देता है कि उत्तर प्रदेश की अगर ऐसे मतलब हम देखें कि लंबाई और चौड़ाई में अगर कितनी है, तो देखिए उत्तर प्रदेश की लंबाई लगभग कितनी है आपकी ऐसे, तो 650 किलोमीटर, ठीक। और ऐसे चौड़ाई में कितनी है मैक्सिमम, तो ये है 240 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो आपको बताते हैं कि सबसे अधिक बड़ी बाउंड्री उत्तर प्रदेश के साथ है, तो ये एमपी के साथ है। सबसे छोटी पूछेगा तो ईजी है, हिमाचल प्रदेश के साथ है, बहुत छोटी सी बाउंड्री, डाउट नहीं रहेगा। तो ये तो सभी जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे इसके रिलेटेड, इसको हमने कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे कि आगे क्या कुछ जो महत्वपूर्ण है फैक्ट्स उनके बारे में। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसी मैप में, देख लेते हैं हम लोग, कि पूछता है कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो ये लखीमपुर खीरी है। ये इसको रेड पेन से करना चाहें तो ये देखिए ये लखीमपुर खीरी। और जो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है वह कौन सा है, तो यहाँ देखेंगे एक हापुड़ नाम से जिला, जो कि गाजियाबाद काट के बनाया गया था, तो ये सबसे छोटा जिला है हापुड़। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो कि हम देखते हैं कहाँ से, यहीं ये स्पेस है इसमें। देखिए एनसीआर पता है ना, दिल्ली एनसीआर है, तो एनसीआर में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग राज्यों के उसमें ज़िले शामिल हैं। जैसे हरियाणा से 13 ज़िले हैं, राजस्थान से 2 ज़िले हैं, तो उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले शामिल हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है कहीं पे, जहाँ मुझे याद आ रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें यूपी से कितने ज़िले शामिल हैं, 9 ज़िले शामिल हैं। कौन कौन से ज़िले इसमें शामिल है, गाजियाबाद, इसको आप नोट करते चलिएगा, नोएडा को क्या बोलते हैं, गौतम बुद्ध नगर बोलते हैं, गौतम बुद्ध नगर, ठीक। इसके बाद हापुड़, फिर बुलंदशहर, फिर बागपत, इधर जो है मुजफ्फरनगर और आपका शामली। अब इसको देख लेते हैं किसी दूसरे कलर की पेन से, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा। चलिए ब्लैक कलर के मुझसे देखते हैं। देखिए कौन कौन से हो जाएंगे, देखिए ये है दिल्ली, तो इसके आसपास देखिए गाजियाबाद, हापुड़, ठीक है, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, बुलंदशहर और इधर ये नोएडा, ठीक है। ये सभी डिस्ट्रिक्ट क्या आते हैं, एनसीआर में आते हैं। आपका मेरठ एनसीआर में नहीं आता है, जो ऑफिशियल हुआ, ठीक है। इजी है, मैपिंग से रिलेटेड मैक्सिमम हमने सभी पोर्शन, सभी जो क्वेश्चन हो सकते थे उन सबको कवर कर लिया। अब हम आगे देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की कुछ जो भौगोलिक विशेषताएं हैं उनके बारे में। तो उत्तर प्रदेश को मुख्य रूप से 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला भाबर और तराई क्षेत्र, गंगा यमुना का विशाल मैदान और दक्षिणी पठारी क्षेत्र। तो इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भाबर क्षेत्र क्या है, यह हिमालय की तलहटी में स्थित एक सांकरा पट्टी वाला क्षेत्र है, जहाँ नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय पत्थरों और कंकड़ों के बीच में लुप्त हो जाती हैं, और यहाँ की जो मिट्टी होती है कैसी होती है, छिद्रपूर्ण होती है। तराई क्षेत्र, भाबर के दक्षिण में स्थित यह क्षेत्र नम, दलदली और घने जंगलों वाला है। यहाँ नदियाँ फिर से सतह पर आ जाती हैं। यह क्षेत्र उपजाऊ और कृषि के लिए उपयुक्त है, विशेषकर गन्ना और धान की खेती के लिए। ये कहाँ से लेकर कहाँ तक है, सहारनपुर, पीलीभीत, बिजनौर, बरेली, लखीमपुर, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, देवरिया और कुशीनगर जिलों में। मतलब ये वाला जो एरिया है इधर ऊपर वाला, ठीक, क्योंकि वहीं से तो आपके माउंटेन्स हैं, शिवालिक वाले श्रेणी बताया, ठीक है ना। इसके बाद जो अगला हमारा क्षेत्र है ये क्या है कि गंगा यमुना का जो विशाल मैदान है, यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र है, जो गंगा और उसकी सहायक नदियों यमुना, घाघरा, गोमती, रामगंगा इत्यादि द्वारा जलोढ़ निक्षेपों से बना हुआ है। यह अत्यधिक समतल और कृषि के लिए आदर्श है। यहाँ की मिट्टी क्या है, अलुवियल है, जलोढ़ है और काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है। इस क्षेत्र को गंगा यमुना दोआब, अवध का मैदान, पूर्वी मैदान में बांटा जा सकता है। इसके बाद जो अगला एरिया है वो कौन सा है, दक्षिणी पठारी क्षेत्र। यह विंध्य पर्वतमाला का हिस्सा है और बुंदेलखंड क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। यह क्षेत्र तुलनात्मक रूप से कम उपजाऊ है। इसमें ऊबड़ खाबड़ भूमि
पहाड़ियाँ और घाटियों की विशेषता है। यहाँ लाल और काली मिट्टी पाई जाती है। सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, झांसी, ललितपुर, बांदा जैसे ज़िले इस क्षेत्र में आते हैं और यहाँ खनिज संसाधनों की भी संभावना है। तो ये एरिया कहाँ पे आ जाएगी, ऊपर वाला बता दिया ये एरिया है। इसके बाद इसको हम देखते हैं। देखिए ये जो बीच वाला एरिया है, तो इधर से आपकी गंगा रिवर इधर चली जाती है, इधर से आपकी इधर से बॉर्डर बनाते हुए आपकी यमुना रिवर आती है। तो ये तो हो गया हमारा गंगा यमुना का मैदान। और ये जो नीचे वाला एरिया है ये हो जाएगा जो दक्षिण की जो पठार वाला एरिया है वह, जहाँ पे खनिज संसाधन। इसके बाद देखते हैं हम आगे अपना कि जो उत्तर प्रदेश की जलवायु और मिट्टी है उसके बारे में। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यह ग्रीष्मकाल में गर्म और आर्द्र तथा सर्दियों में शुष्क और ठंडी हो जाती है। अलग अलग ऋतुओं में देख लेते हैं। तो देखिए जो गर्मी का सीजन होता है कब से कब तक, मार्च से लेकर जून तक, तो तापमान 35 डिग्री से 45 डिग्री तक पहुँच जाता है। कुछ स्थानों में 47 डिग्री तक भी पहुँच जाता है। इस समय धूल भरी गर्म हवाएं लू चलती रहती हैं। वर्षा ऋतु जून के मध्य से सितंबर तक होती है, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारी वर्षा होती है। अधिकांश वर्षा जुलाई और अगस्त में होती है। पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जबकि पश्चिमी क्षेत्रों में कम होती है। इसमें गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है 140.7 सेंटीमीटर और मथुरा में सबसे कम होती है। ये दोनों फैक्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लगभग कितनी होती है मथुरा में, 54.4 सेंटीमीटर होती है। तो इन दोनों फैक्ट्स को आप बिल्कुल रट जाइएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला है हमारा कौन सा ऋतु, शीत ऋतु, ठंडा। तो अक्टूबर से फरवरी के मध्य होती है। यहाँ तापमान क्या होता है 5 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है और कभी कभी भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण हल्की वर्षा भी हो जाती है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज होते हैं, पश्चिमी विक्षोभ होता है उसके कारण। ठीक, उत्तर प्रदेश की मिट्टी के बारे में थोड़ा देखते हैं। इन सब के बारे में आगे हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, अभी आपको संक्षेप में बस बताते जा रहे हैं, तो जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि आगे हमें और क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे भी और थोड़ा उत्तर प्रदेश के बारे में आपको समझ आ जाए बेसिक। तो देखिए यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, एलुवियल सॉइल पाई जाती है। यह राज्य के मैदानी इलाकों में सबसे आम और सबसे उपजाऊ मिट्टी है, जो नदियों द्वारा लाई गाद से बनती है। यहाँ गेहूँ, चावल, गन्ना, दाल, सब्जियाँ आदि उगाई जाती हैं। इसके बाद है लाल और पीली मिट्टी। यह दक्षिणी पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। यह कम उपजाऊ होती है, इसमें क्या बाजरा, ज्वार और दालें उगाई जाती हैं। इसके बाद आगे काली मिट्टी है, इसको रेगुर बोलते हैं। ये बुंदेलखंड वाला जो एरिया है उसके हिस्सों में पाई जाती है और यहाँ कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। इसके बाद लवणी और क्षारीय मिट्टी। कुछ क्षेत्रों में, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ अत्यधिक सिंचाई हुई है, वहाँ लवणी, ऊसर और क्षारीय मिट्टी पाई जाती है, जिसकी उर्वरता क्या होती है, कम होती है। तो ये तो हो गए कि उत्तर प्रदेश की अलग अलग तरह की मिट्टियाँ, सॉइल्स। इसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और जनसांख्यिकी के बारे में। तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। पॉपुलेशन के मामले में उत्तर प्रदेश क्या है, फर्स्ट प्लेस पे है, जो देश की कुल आबादी का लगभग 16.5% आबादी को अपने में समाहित करता है। 2021 के अनुमानित जनसंख्या लगभग कितनी हो रखी है, 24 करोड़ प्लस जनसंख्या है। ठीक, और 2011 के आंकड़ों के अनुसार 21 करोड़ है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व कितना है, लगभग 828 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद ग्रामीण जनसंख्या, अधिकांश आबादी अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और उत्तर प्रदेश में जो शहरीकरण है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। साक्षरता दर, राज्य के प्रयासों से साक्षरता दर में लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी ये राष्ट्रीय औसत से कम है। ठीक है, लिंगानुपात, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या में सुधार देखा जा सकता है। तो आप लोग ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है और लिंगानुपात कितना है। ये आपका होमवर्क है, नहीं तो हम आपको अगले लेक्चर्स में साक्षरता दर, जब इसकी सेंसस पढ़ाएंगे उत्तर प्रदेश का, तो उसमें सारी चीज़ें आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर कितना है, लिंगानुपात कितना है, ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, शहरी कितना है, शिशु लिंगानुपात कितना है, ये सारी चीज़ें डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। इसके आगे उत्तर प्रदेश का जो इतिहास और धार्मिक महत्व है उसके बारे में देखते हैं। तो प्राचीन काल में, वैदिक काल से उत्तर प्रदेश, विशेषकर जो गंगा का मैदान है, वैदिक सभ्यता का केंद्र रहा। महाजनपद काल में कौशल, काशी, वत्स और कुरु जैसे महत्वपूर्ण महाजनपद यहाँ उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, कहाँ, वाराणसी में सारनाथ है ना, और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। जैसे कई महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल, श्रावस्ती, कौशाम्बी यहीं पे अवस्थित है उत्तर प्रदेश में। जैन धर्म के कई जैन तीर्थंकरों का जन्म भी उत्तर प्रदेश में हुआ है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। मौर्य, गुप्त
और हर्षकाल ये सभी साम्राज्य इस क्षेत्र पर केंद्रित थे और यहाँ कला, विज्ञान और साहित्य का विकास हुआ प्राचीन काल में। मध्यकालीन समय में दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य भी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर फैला हुआ था, उनके आधिपत्य के अंदर था और इन साम्राज्यों का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र था। आगरा और फतेहपुर सीकरी मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। सूफी और भक्ति आंदोलनों का भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा उत्तर प्रदेश में। आधुनिक इतिहास में देखेंगे तो 1857 का विद्रोह यह मेरठ से शुरू हुआ और पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गया था। स्वतंत्रता संग्राम में भी उत्तर प्रदेश की काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी और कई सारे महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ स्थित थे? उत्तर प्रदेश में स्थित थे। अब धार्मिक महत्व में देखते हैं तो ये हिंदू धर्म के लिए तो उत्तर प्रदेश काफ़ी ज़्यादा मुख्य जगह है, जहाँ पे अयोध्या जो भगवान राम की जन्मभूमि है, मथुरा जहाँ भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, वाराणसी भगवान शिव का शहर, पवित्र गंगा घाट, प्रयागराज में जो त्रिवेणी संगम है जहाँ पे आपके कुंभ मेला लगता है, और वृंदावन जहाँ की कृष्ण की लीला भूमि है। ऐसे कई सारे हिंदुओं के पवित्र स्थल यहाँ पे मौजूद है। कुंभ और कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित होते हैं जो विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागमों में से एक है। बौद्ध धर्म में सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकिसा इत्यादि जो महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल हैं वह भी उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं। जैन धर्म के लिए अयोध्या, कौशाम्बी, वाराणसी जैसे कुछ जगह हैं जहाँ पे कई जैन तीर्थंकरों की जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की संस्कृति, कला और वास्तुकला के बारे में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश की संस्कृति क्या बोलते हैं? गंगा जमुनी तहजीब का एक शानदार उदाहरण है जो कि विभिन्न धर्मों और समुदायों की संस्कृतियों को एक दूसरे में घुल मिल गई। यहाँ की भाषा कौन सी? हिंदी राजभाषा, हिंदी और उर्दू राजभाषा है। उसके अलावा यहाँ कौन कौन सी बोलियाँ? अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी, बुंदेली, बघेली ऐसी क्षेत्रीय बोलियाँ भी हैं। नृत्य और संगीत में कथक उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का एक प्रमुख केंद्र है। कहाँ पे? लखनऊ में, लखनऊ घराना। लोक नृत्य में रासलीला, नौटंकी, ख्याल, चरकुला, स्वांग, ढोला, कजरी, चैती ये सब प्रमुख लोक नृत्य हैं। लोक संगीत ठुमरी, दादरा, गजल, कव्वाली, सोहर, संस्कार गीत इत्यादि हैं। देखिए ये सब लोक नृत्यों से भी क्वेश्चन पूछा गया, कई बार मैच करने के लिए आता है किस किस क्षेत्र में ये गाया जाता है, तो इन सबको हम आगे लेक्चर्स में डिटेल में देखेंगे। इसके बाद वास्तुकला में देखते हैं तो ये यहाँ पे मुगल वास्तुकला जैसे ताजमहल हो गया, आगरा किला हो गया, फतेहपुर सीकरी, ये सब क्या है कि यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल है। बौद्ध वास्तुकला में सारनाथ में जो धमेक स्तूप है वह, हिंदू मंदिर वास्तुकला में वाराणसी, मथुरा, अयोध्या के जो प्राचीन मंदिर है वह सभी, इमामबाड़ा और अन्य संरचनाओं में लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, तो ये सभी वास्तुकला के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा विविधताएँ देखने को मिलती हैं। इसके बाद हस्तशिल्प में तो चिकनकारी, जो लखनऊ की चिकनकारी है, कढ़ाई कला काफ़ी ज़्यादा फेमस है। पीतल के काम के लिए मुरादाबाद फेमस है। कालीन के लिए जो है भदोही और मिर्ज़ापुर आपने वेब सीरीज देख रखी हो ना, कालीन भैया, वो इसी से नाम आया है क्योंकि कालीन के लिए इंटरनेशनल लेवल पे ख्याति प्राप्त है, भदोही और मिर्ज़ापुर। चमड़े के उत्पाद कानपुर और आगरा में, कांच की चूड़ियाँ फिरोजाबाद में, इत्र कहाँ? कन्नौज में। मिट्टी के खिलौने आगरा में। लकड़ी के शिल्प और फर्नीचर कहाँ? हाथरस, वाराणसी में। तो ये सब हम देखेंगे जब एक ODOP वाला देखेंगे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या चीज़ें फेमस रही हैं। इसके बाद अर्थव्यवस्था और उद्योग पर देखते हैं तो जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था रही है वह कृषि आधारित से उद्योगों और सेवा क्षेत्र की ओर बढ़ रही है। पहले कृषि में क्या है कि भारत में गन्ना, गेहूँ, आलू, दूध और सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश, ठीक, यूपी। चावल, दालें और तिलहन भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण फसलें हैं यूपी में। और राज्य में कितने? 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 9। इसके बाद उद्योग क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग हैं, जैसे चीनी मिलें हैं, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ हैं, फूड प्रिजर्वेटिव्स इकाइयाँ हैं। पारंपरिक उद्योग में कपड़ा हो गया, चमड़ा उद्योग हो गया, ये सब कानपुर, आगरा, ये सब महत्वपूर्ण हुए। विनिर्माण में क्या है कि ऑटोमोबाइल, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। इलेक्ट्रॉनिक्स, नोएडा एक प्रमुख हब है। रसायन, दवाइयाँ, इन सब क्षेत्रों में भी उत्तर प्रदेश में कई सारी फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं। लघु और मध्यम उद्योग MSME में रोजगार और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके अलावा ODOP जो एक जनपद एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है, उसके तहत स्थानीय विशिष्ट उत्पादों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जिसमें जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उसको मजबूती मिलती है। सेवा के क्षेत्र में सर्विसेज में क्या है कि IT में नोएडा, पर्यटन, शिक्षा, नोएडा, लखनऊ भी है इसमें, ठीक। बुनियादी ढांचा में उत्तर प्रदेश कई सारे एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डे, औद्योगिक गलियारे इत्यादि शामिल हैं। इन सब के बारे में डिटेल में देखा जाएगा आगे। इसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखते हैं। शिक्षा में राज्य सरकार शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कई प्रतिष्ठित
केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज, प्रबंधन संस्थान, IIMC उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है और इसमें स्कूल चलो अभियान जैसे कार्यक्रम शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार अभी भी एक चुनौती बनी हुई है, फिर भी सरकार उस पर प्रयासरत है, कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो गया MU, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, IIM लखनऊ, IIT कानपुर इत्यादि अवस्थित हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे कई सारे अन्य महत्वपूर्ण संस्थान स्थित हैं। इसके बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य में सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं का मिश्रण है। सरकार विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है और अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और गुणवत्ता में थोड़ा सुधार की आवश्यकता है। बाकी सभी जगह तक अब लगभग स्वास्थ्य की सेवाएं पहुंच गई। इसके बाद देखते हैं जो उत्तर प्रदेश का सामाजिक ताना बाना है कैसे बुना हुआ है। तो उत्तर प्रदेश का सामाजिक ताना बाना विविध समुदायों, जातियों और धर्मों का एक जटिल मिश्रण है। यहाँ पे ग्रामीण शहरी विभाजन है। राज्य की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जहाँ पारंपरिक सामाजिक संरचना अधिक प्रभावशाली है और शहरीकरण के साथ साथ सामाजिक गतिशीलता भी बढ़ रही है धीरे धीरे। वहीं जाति व्यवस्था में भारतीय समाज में जाति का प्रभाव उत्तर प्रदेश में भी महत्वपूर्ण है। हालांकि शिक्षा और शहरीकरण के कारण इसमें बदलाव आ रहा है धीरे धीरे। उत्तर प्रदेश में कई सारे आदिवासी समुदाय भी मौजूद हैं, जैसे थारू, गोंड, कोल, खरवार, बैगा, सरिया जैसी जनजातियां राज्य के कुछ हिस्सों में निवास करती हैं, खासकर जो तराई वाला क्षेत्र है और जो दक्षिण पठारी क्षेत्र है वहाँ पे। सांप्रदायिक सद्भाव में गंगा जमुनी तहजीब राज्य के सामाजिक ताने बाना का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सह अस्तित्व और सांस्कृतिक आदान प्रदान को दर्शाता है। तो इस प्रकार हमने देखा उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में, जिसमें डिटेल में हमने उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक हर तरह की जो स्थिति थी उसके बारे में डिटेल में देखा। तो इसको आप 1 या 2 बार देख लेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश का जो सामान्य परिचय है, जो बेसिक नॉलेज है, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। और जब एग्ज़ाम में आपको इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इजीली उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। और आपको ये जो हमारी PDF है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, उसका देखिए QR कोड दिया गया है, इस पर आप स्कैन करके जाके उससे जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको मिलेगी, या फिर ये भी उसकी लिंक दी गई है। आप यहाँ जाकर भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आपको इसकी PDF उपलब्ध करा दी जाएगी। साथ साथ आप हमसे जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है उस पर भी आके जुड़ सकते हैं, ISPCS09 सर्च करके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।